भारत के 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंद्रह अगस्त का ये सवेरा मामूली सवेरा नहीं है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र्य पर्व का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। यह सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है। और ऐसे पावन पर्व पर जिन महापुरुषों के बलिदान के कारण, त्याग और तपस्या के कारण सदियों तक भारत की अस्मिता के लिए जूझते रहे, अपने सर कटवाते रहे, जवानी जेल में खपाते रहे, यातनाएं झेलते रहे, लेकिन सपने नहीं छोड़े, संकल्प नहीं छोड़े। ऐसे आजादी के स्वातंत्र सेनानियों को मैं आज कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले दिनों हमारे देश के अनेक गणमान्य नागरिकों ने, अनेक युवकों ने, साहित्यकारों ने, समाज सेवियों ने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, विश्व भर में भारत का माथा ऊंचा करने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अनगिनत वो लोग हैं जिनको मैं आज लाल किले की प्राची से भारत का माथा ऊंचा करने के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व के सामने भारत की विशालता, भारत की विविधता, इसके गुणगान होते रहते हैं। लेकिन जैसे भारत की अनेक विशेषताएं हैं, भारत में अनेक विविधताएं हैं, भारत की विशालता है, वैसे ही भारत के जन जन में सरलता भी है और भारत के कोने कोने में एकता भी है। और यही हमारी पूंजी है, यही हमारे राष्ट्र की शक्ति है। हमारे देश की शक्ति को सदियों से संजोया गया है। हर युग में उसे नया निखार देने का प्रयास हुआ है। समय की आवश्यकता के अनुसार, भविष्य के सपनों को साकार करने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ढाला गया है, उन्हें पनपाया गया है और उससे चिर पुरातन परंपराओं के बीच नित्य नूतन
संकल्पों के साथ यह देश आज यहां पहुंचा है। हमारी एकता, हमारी सरलता, हमारा भाईचारा, हमारा सद्भाव, यह हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को कभी दाग नहीं लगना चाहिए, कभी उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। भाइयों बहनों, यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है और यह टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह ये 125 करोड़ की टीम इंडिया के कारण है और टीम इंडिया के आभारी है। लोकतंत्र में जन भागीदारी ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से हम देश को चलाएंगे तो देश हर पल 125 करोड़ कदम आगे चलता जाएगा। और इसलिए टीम इंडिया के इस रूप में जन भागीदारी को बल दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से MyGov.in हो, चाहे नागरिकों से लगातार आते रहे लाखों पत्र हो, चाहे मन की बात हो, चाहे नागरिकों के साथ संवाद हो, इसी मार्ग से दिनों दिन जन भागीदारी बढ़ती चली जा रही है। बहुत बड़ी मात्रा में हर काम में दूर सुदूर गांवों में बैठे हुए लोगों के भी सुझाव हमें मिलते रहे थे और यही टीम इंडिया की ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात निश्चित है, इस टीम इंडिया का एक ही जनादेश है और वो जनादेश है हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी योजनाएं इस देश के गरीब को काम आनी चाहिए। अगर हम गरीब से गरीबी से मुक्ति की लड़ाई में बल प्रदान करते हैं, उसे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो देश का कोई गरीब गरीबी में गुजारा करना नहीं चाहता है।
वह भी गरीबी से जंग लड़ना चाहता है। और इसलिए शासन व्यवस्था की सार्थकता इस बात में है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे संसाधन, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोगी आते हैं। भाइयों बहनों, गत 15 अगस्त को मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे थे। तब मैं नया था और मैंने जो शुरू में देखा था उसको मैंने कोई लाग लपेट के बिना खुले मन से 125 करोड़ देशवासियों के सामने रख दिया था। लेकिन आज 1 वर्ष के बाद उसी लाल किले की प्राची से, पवित्र तिरंगे झंडे की साक्षी से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल में टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी एक नए विश्वास के साथ, नए सामर्थ्य के साथ, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए समय सीमा में सपनों को साकार करने में जुट गए। एक नया विश्वास का माहौल पैदा हुआ था। मैंने गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी घोषणा की थी। देश में 60 साल बीते, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी 60 साल के से भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे। हमने संकल्प किया कि इस कलंक को मिटाना है और विश्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बातें होती है, उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक मजबूत धरातल पर अगर लाना है तो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक गतिविधि की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट ये उसका एक प्रारंभ बिंदु है। और हमने तय किया था, करेंगे, करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं। हमने कहा था छब्बीस जनवरी को जब देश फिर एक बार तिरंगे झंडे के सामने खड़ा होगा, तब तक समय सीमा में काम पूरा करेंगे। मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए। और हमने तो कहा था, गरीबों को अवसर देना था, इसलिए कहा था एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। बैंकों को खोलने की कागज पट्टी का खर्चा होगा तो होने देंगे। आखिर बैंकें है किसके लिए? गरीब के लिए होनी चाहिए। और इसलिए जीरो बैलेंस से हमने अकाउंट खोलने का संकल्प किया था। लेकिन मेरे देश के अमीरों को हमने देखा है, और इस बार देश ने गरीबों को भी देखा।
और गरीबों की अमीरी को देखा है। और मैं इन गरीबों की अमीरी को आज लाल किले की प्राची से शत शत नमन करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी इन गरीबों ने 20,000 करोड़ रुपया बैंक के खातों में जमा करवाए। अगर ये गरीबों की अमीरी न होती तो कैसे संभव होता। और इसलिए इन गरीबों की अमीरी के बलबूते, गरीबों की अमीरी के बलबूते ये टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास आज प्रकट हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में कहीं पर एक बैंक का ब्रांच खुल जाए या बैंक का नया मकान बन जाए तो इतनी बड़ी चर्चा होती कि वाह, बहुत बड़ा काम हो गया, बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी प्रगति हो रही है। क्योंकि 60 साल तक हमने इन्हीं मानदंडों से देश के विकास को नापा है। वो नापने की पट्टी यही रही है कि एक बैंक का ब्रांच खुल जाए, बहुत बड़ा वाहवाही हो जाती है, बहुत बड़ा जय जयकार हो जाता है, सरकार की बल्ले बल्ले बात हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, बैंक खाता खोलना तो बैंक का ब्रांच खोलना मुश्किल काम नहीं है। सरकारी तिजोरी से वो काम हो जाता है। लेकिन 17 करोड़ देशवासियों को बैंक के दरवाजे तक लाना, ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है, बहुत बड़ा परिश्रम लगता है, जी जान से जुटना पड़ता है, पल पल हिसाब मांगना पड़ता है। और मैं टीम इंडिया के मेरे महत्वपूर्ण साथी, टीम इंडिया के मेरे महत्वपूर्ण साथी, बैंक के कर्मचारियों का, बैंकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बैंक को गरीबों के सामने लाकर के रख दिया। और ये चीज आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। दुनिया में आर्थिक चिंतन धाराओं में एक चिंतन धारा ये भी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमेशा अच्छा नहीं होता है, और उसके कारण गरीबी का बोझ व्यवस्थाओं पर पड़ता है। मैं इस विचार से सहमत नहीं। भारत जैसे देश में अगर विकास का पिरामिड हम देखें तो पिरामिड के जो सबसे नीचे की सतह होती है वो सबसे चौड़ी होती है। अगर वो मजबूत हो तो विकास का सारा पिरामिड मजबूत होता है। आज विकास के पिरामिड में हमारे देश का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित वो वहां पर बैठा हुआ है। हमें पिरामिड, विकास की पिरामिड की इस नींव को मजबूत करना है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा अगर वो ताकतवर होगा तो विकास का पिरामिड कभी हिलेगा नहीं। कितने ही झोंके क्यों ना आए, उसे कोई संकट नहीं आएगा। और विकास का ये पिरामिड आर्थिक मजबूती पर खड़ा होगा तो उनकी खरीद शक्ति बहुत बढ़ेगी। और जब समाज के आखिरी इंसान की खरीद शक्ति बढ़ती है तो इस इकोनॉमी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। वो बहुत तेज गति से देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम उस पर बल दें। हमने सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया है, गरीबों के भलाई के ऊपर बल दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। हमारे देश में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको सुरक्षा का कवच नहीं है। इंश्योरेंस का लाभ हमारे देश में निम्न मध्यम वर्ग को भी नहीं पहुंचा है। गरीब की बात तो छोड़ो। हमने योजना बनाई, 1 महीने का 1 रुपया, ज्यादा नहीं, 1 महीने का 1 रुपया, 12 महीने का 12 रुपया, और आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के हकदार बन जाइए। अगर आपके परिवार में कोई आपत्ति आई तो 2 लाख रुपया आपके परिवार को मिल जाएगा। अर्थतंत्र को कैसे चलाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाए। 1 दिन के 90 पैसे, 1 रुपये से भी कम, साल भर के 330 रुपया आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपयों का बीमा सिर्फ 90 पैसे 2 रोज के हमने किया। भाइयों बहनों, भूतकाल में योजनाएं तो बनती रही है। कौन सरकार होगी जो योजना नहीं बनाती होगी? हर कोई बनाते हैं। कौन सरकार होती है जो घोषणाएं नहीं करती? हर कोई करती है। कौन सरकार होती है जो उद्घाटन के दिए न जलाती हो, फीता न काटती हो? सब कोई करते हैं। लेकिन कसौटी इस बात पे होती है कि हम जिन बातों को करते हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते। हमने एक नए वर्क कल्चर पर दबाव डाला है। हमने एक नई कार्य संस्कृति पर दबाव डाला है। और भाइयों बहनों, हमारे देश की कई योजनाएं जो 40 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, 5 करोड़ 7 करोड़ लोगों से आगे नहीं पहुंच पाती है। इस योजना को अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन, 100 दिन में 10 करोड़ नागरिकों ने इसका लाभ लिया है। 10 करोड़ नागरिकों हमारे देश में। ये 10 करोड़ नागरिक मतलब कि 10 करोड़ परिवार है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो 30-35 करोड़ परिवार है, उसमें से 100 दिन के भीतर भीतर 10 करोड़ परिवार इस योजना में शरीक हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार की, टीम इंडिया की पिछले 1 साल की जो विशेषता है, टीम इंडिया का जो पराक्रम है, टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी टीम इंडिया, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, समय सीमा में निर्धारित कामों को पूरा करना। मैंने पिछली बार लाल किले पर से शौचालय की बात की थी, स्वच्छता की बात की थी। देश के लिए पहले घंटे 2 घंटे अजूबा लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर शौचालय बनाने में किस लिए समय खपा रहा है। लेकिन आज पूरे देश में जितने भी सर्वे होते हैं, हर सर्वे में एक बात उजागर आती है कि इस टीम इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण, जन जन को छूने वाली कोई बात है तो वो स्वच्छता का अभियान है। भाइयों बहनों, हमने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को आह्वान करते रहते थे। 9 लोगों का नाम अंकित करते थे। एक दौर चल पड़ा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को मुझे बधाई देनी है। चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवक हो, शिक्षाविद हो, संप्रदाय जीवन से जुड़े हुए
आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए महानुभाव हो, चाहे हमारे मीडिया के मित्र हो, सबने किसी की आलोचना किए बिना, बुराइयों को खोजने के बिना जन सामान्य को प्रशिक्षित करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं जिन्होंने इस काम को किया है उन सबका आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा एक बात मुझे कहनी है, ये स्वच्छ भारत के अभियान को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है, उसके सबसे बड़े ग्रांड एम्बेसडर कौन है? आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आप अपने परिवार में याद कीजिए क्या हुआ था। हिंदुस्तान में ऐसे कोटि कोटि परिवार हैं जिन परिवारों में 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बालक ये स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े एम्बेसडर बने हैं। ये बालक घर में कोई कूड़ा कचरा करता है तो बच्चे मां बाप को रोकते हैं, नहीं, गंदगी मत करो, कूड़ा कचरा मत फेंको। किसी पिता को गुटखा खाने की आदत है और कार का शीशा खोलता है तो बच्चा रोक देता है कि दादा बाहर थूकना नहीं, भारत स्वच्छ रहना चाहिए। यह कार्यक्रम की सफलता उन छोटे छोटे बालकों के कारण है। मैं मेरे देश के भविष्य के प्रति, उन बालकों के प्रति अपना सर झुकाना चाहता हूं, सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जो बात बड़े बड़े लोगों को समझने में देर लगती है, वो भोले भाले निर्मल मन के बालकों ने तुरंत पकड़ लिया है। और मुझे विश्वास है जिस देश का बालक इतना सजग हो, स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हो, वो देश स्वच्छ होके रहेगा, गंदगी के प्रति नफरत पैदा होके रहेगी। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। महात्मा गांधी को 150वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती और इसलिए अभी तो काम शुरू हुआ है, लेकिन मुझे इसको आगे बढ़ाना है, इसको रोकना नहीं है, संतोष मानना नहीं है। मैंने ट्रायल के लिए, क्या ये काम टीम इंडिया कर पाती है कि नहीं कर पाती, इसके ट्रायल के लिए एक जिसको नाप सकूं ऐसे कार्यक्रम को यहां से मैंने घोषित किया था। किसी से सलाह मशवरा करके घोषित नहीं किया था, जिलों से, गांवों से जानकारियां प्राप्त कर करके घोषित नहीं किया था। बस मेरे दिल में आया और मैंने कह दिया था कि अगली 15 अगस्त तक हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बना देंगे। और बाद में जब हम काम शुरू किया, टीम इंडिया ने अपने जिम्मेवारी को समझा, ध्यान में आया इस देश में 2,62,000 विद्यालय ऐसे थे जिसमें 4.25 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाने थे। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि कोई भी सरकार सोचती कि नहीं साहब इसके लिए समय बढ़ा दीजिए, लेकिन टीम इंडिया का संकल्प देखिए, किसी ने भी समय बढ़ाने की मांग नहीं की। और आज 15 अगस्त को मैं उस टीम इंडिया का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान करते हुए इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और करीब करीब सारे टॉयलेट बनाने के काम में टीम इंडिया ने सफलता पाई है। मैं इसके लिए राज्य सरकारों को अभिनंदन देता हूं, जिला इकाई में बैठे हुए सरकारी अफसरों को अभिनंदन करता हूं,
शिक्षा संस्था में बैठे हुए नीति निर्धारक हो या संचालक हो, उन सबका अभिनंदन करता हूं। यह मुद्दा 4.25 लाख टॉयलेट बनने का नहीं है। ये मुद्दा जो निराशा का माहौल है, कुछ हो नहीं सकता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये जो माहौल है, उस माहौल के सामने ये आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। हम भी कुछ कम नहीं है। टीम इंडिया पीछे नहीं हट सकती है। टीम इंडिया सफलता लेके रह सकती है, ये इसमें से संकेत मिलता है। और इसलिए राष्ट्र चलता है आत्मविश्वास के भरोसे। राष्ट्र चलता है नए नए संकल्पों की पूर्ति कर करके। राष्ट्र चलता है नए नए सपनों को संजो करके। हम कहीं बंद नहीं हो सकते। हमने निरंतर आगे बढ़ना होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश का मजदूर, हमने योजना बनाई श्रम एव जयते। भारत में गरीब मजदूर के प्रति देखने का रवैया हमें शोभा नहीं देता है। हम कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति मिल जाए, लंबा कुर्ता जैकेट पहन करके कोई महापुरुष मिल जाए, तो खड़े होकर के उसका बड़ा अभिवादन करते हैं। लेकिन कोई ऑटो रिक्शा वाला आ जाए, कोई पैदल रिक्शा वाला आ जाए, कोई अखबार बेचने वाला आ जाए, कोई दूध बेचने वाला आ जाए, इन गरीब के प्रति हमारा देखने का भाव ठीक नहीं है। राष्ट्र की इस कमी को 125 करोड़ देशवासियों ने अपने मन के संकल्प से मिटाना है, जिनके कारण हम अच्छे दिखते हैं, जिनके कारण हमारा अच्छा काम होता है, उससे बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं होता। और इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रमिकों का सम्मान, श्रमिकों का गौरव, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय स्वभाव होना चाहिए। यह जन जन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये जन जन की वृत्ति होनी चाहिए। पिछले दिनों कुछ योजनाओं के तहत जो अनऑर्गेनाइज लेबर हैं, उनको विशेष पहचान पत्र देने का हमने अभियान प्रारंभ किया है। उस पहचान पत्र के द्वारा उसको कई सुरक्षा की योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इन असंगठित मजदूरों की तरफ कभी देखा नहीं जाता था। उसी प्रकार से हमारे देश के मजदूरों ने अपनी मेहनत से सरकार की तिजोरी में अपना हिस्सा जमा करवाया। धीरे धीरे ये रकम 27,000 करोड़ रुपए पहुंची। लेकिन वो मजदूर बेचारा 6-8 महीना नौकरी करके कहीं और चला जाता है, फिर साल 2 साल के बाद कहीं और चला जाता है। आगे जहां पैसे कटवा करके आया है उसका कोई हिसाब किताब रहता नहीं। पूंजी भी इतनी कम होती है कि मन नहीं करता है कि चलो 200 रुपया किराया करके फिर वापिस जाके पैसे ले आऊं। और इसके कारण 27,000 करोड़ रुपया मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, उनकी पसीने की कमाई का सरकार की तिजोरी में सड़ रहा था। हमने उपाय खोजा। हमने मजदूरों को, श्रमिकों को एक स्पेशल पहचान कार्ड नंबर दे दिया और उनको कहा कि अब आपका तबादला कहीं पर भी होगा, आप एक नौकरी छोड़ के कहीं पर भी चले जाएंगे, एक कारखाना छोड़ के दूसरे कारखाना चले जाएंगे, एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएंगे, ये नंबर आपके साथ साथ चलेगा और रुपये भी आपके साथ साथ चलते जाएंगे
आपका 1 रुपया कोई हजम नहीं कर पाएगा। 27,000 करोड़ रुपया गरीबों को वापस देने की दिशा में हमने प्रयत्न किया। हमारे देश में एक फैशन हो गई है, हर चीज में कानून बनाते रहो, हर चीज में कानून बनाते रहो और हमारे न्यायालयों को बिजी रखते रहो। एक कानून से दूसरा कानून उल्टी बात बताता हो, लेकिन एक ही विषय का कानून हो। कंफ्यूजन क्रिएट करना, यही काम हमारे यहां चलता रहा। गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी निशानी नहीं है और इसलिए कानून स्पष्ट हो, कानून सटीक हो, कानून कालबाह्य नहीं होना चाहिए। समाज तभी तो गति करता है। हमारे मजदूरों के लिए भिन्न प्रकार के 44 कानूनों के ढेर, उसमें से बेचारा मजदूर अपने हित की बात कहां खोजेगा। हमने उसमें बदलाव लाया है। 44 कानूनों को 4 आचार संहिताओं में समेट करके गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ मजदूर भी अपने हित की बात को पकड़ सके, इस योजना को हमने बल दिया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बातें होती हैं। आपने देखा होगा, बीमार व्यक्ति भी दूसरे को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उसकी टिप्स देने की आदत रखता है। खुद तो अपना संभालता नहीं है, लेकिन हर इंसान को स्वभाव होता है, तुम ऐसा करो ठीक हो जाओगे, तुम वैसा करो ठीक हो जाओगे। ये करप्शन भी ऐसा है, जो इसमें लिप्त हैं वो भी सलाह देता है, जो इसके कारण परेशान है वो भी सलाह देता है, और एक प्रकार से एक दूसरे को सलाह देना यही चला है। भाइयों बहनों, मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है, लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऊपर से शुरू करना होता है, साथ साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और दीमक ऐसी फैलती जाती है, पहले तो दिखती नहीं है, लेकिन जब बेडरूम तक घुस जाए, कपड़े जहां लगे उस कपबोर्ड तक पहुंच जाए, तब पता चलता है। और जब दिमाग से मुक्ति लेनी है तो हर स्क्वायर मीटर जमीन पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, दवाइयों पे। घर में एक जगह पर इंजेक्शन लगाने से काम नहीं बनता है। दिमाग को अगर खत्म करना है तो हर स्क्वायर मीटर पे हर महीने इंजेक्शन लगाते रहना पड़ता है, तब जाकर के सालों प्रयास करने के बाद दिमाग से मुक्ति मिलती है। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दिमाग से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है और उसे किया भी जा सकता है। कभी कभी मैं अगर ये कहता कि मैं एलपीजी गैस सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपया कट करने वाला हूं, तो मैं दावे से कहता हूं हिंदुस्तान में इस सरकार की वाहिवाही के सैकड़ों लेख लिखे गए होते कि ये मोदी बड़ा दम वाला है कि उसने 15,000 करोड़ रुपए की गैस की सब्सिडी को बंद कर दिया। ये आदमी है जो बड़े कठोर निर्णय कर सकता है, और अगर वो नहीं किया तो यार कुछ होता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को निराशा की गर्त में डूबने का शौक होता है। जब तक वो 4 लोगों के बीच निराशा की बातें न करें, उनको रात को नींद नहीं आती। ये उनका एक व्यसन होता है। कुछ बीमार लोग होते हैं,
जिनको कोई बीमारी के लिए पूछे तो पसंद नहीं आता है, वो चाहते नहीं कि बीमारी का पता चले। और कुछ बीमार ऐसे होते हैं वो इंतजार करते हैं, यार वो आया नहीं, वो पूछने नहीं आया, और फिर उसको घंटे पर वर्णन करते थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं देख रहा हूं कुछ लोग होते हैं जो निराशा ढूंढते रहते हैं, निराशा फैलाते रहते हैं, और जितनी ज्यादा निराशा फैले उतना उनकी ज्यादा गहरी नींद आती है। ऐसे लोगों के लिए न योजनाएं होती हैं, न कार्यकलाप होते हैं, और न ही 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया इनके लिए भी समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन होता कैसे है? एलपीजी की सब्सिडी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाए, जनधन अकाउंट का फायदा लिया, आधार कार्ड का फायदा लिया, और ग्राहकों के खाते में सीधी सब्सिडी पहुंचाई। और इसके कारण जो दलाल थे उनकी दुकान बंद हो गई, जो बिचौलिए थे उनकी दुकान बंद हो गई, जो काला बाजारी थे उनकी दुकान बंद हो गई। सही व्यक्ति को सही लाभ, किसी का 1 रुपया काटा नहीं, बड़ी वाहवाही हो ऐसी घोषणाएं नहीं की, व्यवस्था में सुधार किया। और मैं आज मेरे 125 करोड़ देशवासियों की इंडिया टीम को कहना चाहता हूं, इसके कारण करीब 15,000 करोड़ रुपया, हर साल का 15,000 करोड़ रुपया जो कि गैस सिलेंडर के नाम से चोरी होता था वो बंद हो गया, भ्रष्टाचार चला गया मेरे देशवासियों। लगता होगा काम कैसे होते हैं मेरे भाइयों बहनों। 15,000 करोड़ रुपया भारत जैसे देश के लिए सामान्य बात नहीं होती है, और वो हमने करके दिखाया। और हमने खुली वेबसाइट बनाई, डीलरों को यहां बोर्ड लगवाया, इसके बावजूद भी किसी की शिकायत है तो आधी रात को उसको गैस सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन देश को लूटने वालों के लिए इजाजत नहीं है, गरीबों के पैसे लूटने वालों के लिए इजाजत नहीं है। क्या ये काम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का काम है कि नहीं? मेरे भाइयों बहनों, देश ने एक रिक्वेस्ट की थी मैंने मेरे देशवासियों को कि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं? ये 500-700 रुपया आपके लिए क्या जरूरत है? 500-700 रुपया तो आप चाय पान में एक दिन में खर्च करने वाले लोग हैं। मैंने अभी बात शुरू की है, अभियान नहीं चलाया, क्योंकि टीम इंडिया पर मेरा भरोसा है, जैसे जैसे बात पहुंचेगी परिणाम मिलता जाएगा। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि ये एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी गिव इट अप का मूवमेंट चलाया, अब तक 20 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। भाई, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। हम मंदिर में प्रसाद की कतार में भी खड़े रहते हैं तो कभी मन करता है कि छोटे भाई के लिए भी और एक प्रसाद दे दे, ये हमारी प्रकृति है। लेकिन और ये 20 लाख कोई अमीर घराने के लोग नहीं है, सामान्य मध्यम वर्ग, कोई शिक्षक पेंशन पे गुजारा करता है। लेकिन जब उसने सुना कि ये सिलेंडर किसी गरीब परिवार को जाने वाला है, उसने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। मेरे भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए जब 20 लाख गैस सिलेंडर उस गरीब परिवार में पहुंचेंगे जहां का रसोड़ा किचन धुएं से भरा हुआ रहता है, आप मुझे बताइए उस मां को कितना सुख मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे धुएं के कारण रोते रहते हैं, उनको कितना सुख मिलेगा। काम सही दिशा में करने से
परिणाम मिलता है। भाइयों बहनों, अगर मैं कोयले की चर्चा करूंगा तो कुछ पॉलिटिकल पंडित उसको राजनीति के तराजू से तोलेंगे। ये जगह उस काम के लिए नहीं है और इसलिए मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को प्रार्थना करता हूं कि मैं जिस कोयले की चर्चा करने जा रहा हूं उसको राजनीति के तराजू से कृपा करके मत तोलिए। ये राष्ट्र की संकल्प शक्ति का तकाजा है। जब सीएजी ने कहा कि कोयले पर्ची से कोयले की खदान देने के कारण 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हम भी चुनाव में भाषणों में बोलते थे, लेकिन मन में कभी रहता यार इतना तो नहीं होगा, बोलते तो थे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमने समय सीमा के अंदर तय किया कि कोयला हो, स्पेक्ट्रम हो और कोई खनिज हो, अब उसका नीलामी की जाएगी, ऑक्शन किया जाएगा। और मेरे प्यारे देशवासियों, ये टीम इंडिया का पराक्रम देखिए, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प देखिए। समय सीमा में कोयले का ऑक्शन हुआ और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आएंगे। भाइयों बहनों, आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्या भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? दलालों का ठेका गया कि नहीं गया? हिंदुस्तान की संपत्ति को लूटने वालों के दरवाजे बंद हुए कि नहीं हुए? मैंने कोई भाषण नहीं दिया था, करके दिखाया। स्पेक्ट्रम में वही हुआ। अभी एफएम रेडियो का ऑक्शन चल रहा है, बड़े बड़े लोग परेशान हैं। मुझ पे बहुत दबाव डाला गया कि मोदी जी एफएम रेडियो तो सामान्य व्यक्ति को काम आता है, कोई कमाई नहीं होती है, आप एफएम रेडियो का ऑक्शन क्यों करते हैं? बहुत दबाव डाला गया था, हर प्रकार से मेरा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हुआ था। लेकिन हमने कहा 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया ट्रांसपेरेंसी चाहती है, पारदर्शिता चाहती है। और अभी एफएम रेडियो के करीब करीब 80-85 शहरों का ऑक्शन चल रहा है। परसों जब मैंने पूछा, ऑक्शन में 1000 करोड़ से तो ऊपर चला गया था। ये पैसा गरीब के काम आने वाला है। भाइयों बहनों, देश को ठेकेदारों ने कैसे चलाया, कैसे लूटा, नीतियों पर प्रभाव पैदा किया, हमारे देश में कैसा कारोबार किया गया है। विदेश से जो कोयला आता है वो कोयला समुद्री तट के बिजली के कारखानों को नहीं दिया जाता है, उसको जहां कोयले की खदानें हैं उसके अगल बगल के कारखानों को देने के लिए वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और कोयले की खदानों का कोयला है उसको ट्रांसपोर्ट करके समुद्र तट के कारखानों तक ले जाया जाता है। इस देश के छोटे बालक को भी समझ आ सकता है कि भाई इधर का माल उधर और उधर का माल उधर के बजाय जिसका जहां है वहां लगाओ। भाइयों बहनों, हमने निर्णय बदल दिया। कारखाने के नजदीक में जो है उसका लाभ सबसे पहले उसको मिले। और मैं कहना चाहूंगा, एक छोटे से इस निर्णय ने दलालों की दुकानें बंद की और सरकार की तिजोरी में 1100 करोड़ रुपया जमा हो गया मेरे भाइयों बहनों, और ये हर वर्ष होगा। भ्रष्टाचार एक प्रकार से व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। जब तक व्यवस्था के हिस्सों से उसको काटा नहीं जाएगा, भाइयों बहनों, मैं आज तिरंगे झंडे की साक्षी से बोल रहा हूं, लाल किले की प्राची से बोल रहा हूं, 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को समझ करके बोल रहा हूं। 15 महीने हो गए आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।
और मैं, मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। यह आपको मैं कहने आया। लेकिन मैंने कहा था, यह दीमक है, सिर्फ दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार जाए इससे बात बनने वाली नहीं है। अभी भी छोटे छोटे स्थान पर परेशानियां हो रही हैं। गरीब आदमी उन छोटे लोगों की परेशानी से परेशान है। इसके लिए हमारी एक राष्ट्रीय चेतना को जगाने की आवश्यकता है। हमने भ्रष्टाचार के इस रूप से भली भांति उसको समझकर से जन जन को उसकी मुक्ति के लिए जोड़ना है, और तब जाकर के इस कलंक से हम मिट सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे ये भी कहना है, काला धन काले धन के लिए इतने कम समय में हमने एक के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार बनने के पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एसआईटी बना दी। 3 साल से लटका हुआ काम हमने पहले ही सप्ताह में पूरा कर दिया। वो एसआईटी आज काम कर रही है। मैं G20 समिट में गया, दुनिया के वो देश वहां मौजूद थे जिनकी मदद से काला धन वापस आ सकता है। G20 समिट में भारत के आग्रह पर काले धन के खिलाफ प्रस्ताव किया गया और हर देश दूसरे को मदद करेगा काला धन देशों को वापस पहुंचाने के लिए, इसका संकल्प किया गया। अमेरिका के साथ फटका का कानून हमने नाता जोड़ दिया। हमने विश्व के उन देशों के साथ उस प्रकार की संधियां की है ताकि वो देश अपने पास इस प्रकार का कोई भारतीय नागरिक का धन हो तो उसकी जानकारियां हमें रियल टाइम देता रहेगा। एक के बाद एक कदम उठाते गए। भाइयों बहनों, हमने एक कठोर कानून पारित किया। अब जब कानून पारित हो गया तो हर हफ्ते कोई न कोई हमारी सरकार का संपर्क करता है और कहता है, आपकी सरकार ने बड़ा जुल्म किया है, ऐसा कठोर कानून बना दिया। कोई कहता है ऐसा काला कानून बना दिया, इसके कारण अफसरों का जुल्म बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, कभी कभार जब बीमारी बड़ी भयानक होती है तो ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जब इंजेक्शन लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है साइड इफेक्ट होगा। लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर है कि साइड इफेक्ट झेलने के बावजूद भी इसी दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। मैं टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े और बढ़ेंगे। और इतना तो हो गया है, काला धन वापस लाने की एक लंबी प्रक्रिया है, चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब
अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। ये तो फायदा हुआ ही हुआ, कोई माने या न माने। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों में जब ये समय दिया है कि आप अपना घोषित कर सकते हो, मैं आज कह सकता हूं करीब 6500 करोड़ रुपया अघोषित आय लोगों ने आकर के घोषित सामने से करना शुरू कर दिया। ये पैसा हिंदुस्तान की तिजोरी में आएगा, भारत के गरीब के काम आएगा। और भाइयों बहनों, आपको मैंने जो विश्वास दिया है उसे पूरा करने के लिए पूरे संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, सीबीआई के द्वारा हमारी सरकार बनने के पहले 1 वर्ष में भ्रष्टाचार के सिर्फ 800 केस हुए थे। 800। भाइयों बहनों, हमने सत्ता में आने के बाद, हम तो नए हैं, अब तक 1800 केस हम दर्ज करा चुके हैं और अफसरों के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की है। सरकार के मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे आने से पहले 1 साल में 800 और हमारे के बाद 10 महीने के भीतर भीतर 1800। ये बताता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का हमारा मांझा कैसा है। हमारे देश में 2005 में पीएमएलए का एक कानून बना। उस कानून के तहत 10 साल में 10,000 करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। 10 साल में 10,000 करोड़ रुपया। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, 10 साल में जो 10,000 करोड़ हुआ है उसमें 4,500 करोड़ रुपया पिछले 10 महीने में हुआ है। यह दिखाता है कि हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने नहीं जताई है, हमने धरती पर कदम उठा करके जताई है और हमने परिणाम पाया है। हमने व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की है। मनरेगा, सीधा जनधन अकाउंट में पैसा कैसे जाए, बच्चों की स्कॉलरशिप, सीधा पैसा बैंक के अकाउंट में कैसा जाए, कम से कम दलाली कैसे हो, उस दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है। और मुझे विश्वास है कि इन कामों के कारण देश उन बातों को पूरा कर पाएगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, गत वर्ष वर्षा का संकट हुआ था। जितनी मात्रा में वर्षा चाहिए नहीं हुई थी। देश के अर्थतंत्र को भी नुकसान हुआ था और किसानों को भी नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी महंगाई को नीचे लाने में हम सफल हुए थे। यह मानना पड़ेगा कि हमारे आने से पहले महंगाई डबल डिजिट थी, 2 अंकों में चलती थी। हमारे आने के एक के बाद एक प्रयासों के कारण बारिश कम होने के बावजूद भी, किसान परेशान हुआ, उसके बावजूद भी महंगाई को 2 अंकों से नीचे लाते लाते करीब 3-4% तक लाने में हम सफल हो गए। उसको और नीचे ला जाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, क्योंकि गरीब से गरीब की थाली में संतोषजनक खाना मिले, इस सपनों को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कृषि जीवन को एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जमीन कम होती जा रही है, परिवारों में जमीन बढ़ती चली जा रही है, टुकड़े छोटे हो जा रहे हैं। हमारी जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। किसान को पानी चाहिए, किसान को बिजली चाहिए। उस सपने को पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हमने लगाने का तय किया है। और खेत तक पानी कैसे पहुंचे और पानी बचाना भी होगा। सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फर्टिलाइजर, इस मंत्र को लेकर के हमने हमारे कृषि जीवन में आंदोलन खड़ा करना है।
और इसलिए हम उस काम को आगे बढ़ाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से अधिकतम फसल और सफल किसान, इस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में, ये धन खर्चने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पिछले दिनों जब ओले गिरे, हमने 50% उसको जो क्षति हुई थी उस क्षतिपूर्ति में वृद्धि कर दी। 60 साल में इतना बड़ा जंप कभी लगा नहीं था। इतना ही नहीं, पहले अगर कभी नुकसान होता था तो 50% नुकसान हो तभी वो मुआवजे के दायरे में आता था। हमने इसको कम करके 30% कर दिया। इससे बड़ा किसान को मदद का काम पिछले 60 साल में कभी हुआ नहीं है। किसान को यूरिया चाहिए, हमने नीम कोटिंग यूरिया, मैं फिर एक बार कहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। नीम कोटिंग ये कोई मोदी के दिमाग की पैदावार नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने सुझाया हुआ विचार है। और ये विचार सिर्फ मेरी सरकार के सामने आया ऐसा नहीं, पहले भी सरकारों के सामने आया है। हमारे देश में किसानों के नाम यूरिया जाता है, अरबों खरबों का यूरिया जाता है, लेकिन वो यूरिया 15%, 20%, 25% केमिकल की फैक्ट्रियों में चला जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में। नाम किसान का होता है, दलालों के माध्यम से चोरी होती है। नीम कोटिंग 100% किए बिना ये चोरी रोकी नहीं जा सकती। और इसलिए हमने सरकार की तिजोरी पर बोझ पड़े तो भी यूरिया का 100% नीम कोटिंग करने का काम पूरा कर दिया। और इसके कारण अब ये यूरिया खेती के सिवाय किसी काम नहीं आ सकता। कोई केमिकल फैक्ट्री उसमें से कुछ नहीं निकाल सकती। और इसलिए किसान को जितना यूरिया चाहिए उतना मिलेगा। और नीम कोटिंग होने के कारण उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए जमीन में, 10% कम यूरिया उपयोग करते हुए भी उसको इसका लाभ मिलने वाला है। आने वाले सीजन में मेरे देश के किसानों को यूरिया का एक नया लाभ, और मैं तो सभी किसानों को कहता हूं, कोई गलती से भी नीम कोटिंग के बिना का यूरिया आपको दिखाता है तो आप मान लेना कि वो सरकार के द्वारा अधिकृत नहीं है, किसी ने पीले रंग का कोई पाउडर आपको दे दिया है, उसको हाथ मत लगाना। भाइयों बहनों, पिछले दिनों मैं कहता हूं, भारत का अगर विकास करना है तो पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता है। भारत का पश्चिमी छोर यही अगर आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। हिंदुस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश ताकतवर बने, हमारा बिहार ताकतवर बने, हमारा पश्चिम बंगाल ताकतवर बने, हमारा आसाम, हमारा उड़ीसा, हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये भूभाग हिंदुस्तान का ये ताकतवर बनना चाहिए। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रेल कनेक्टिविटी का मामला हो, डिजिटल कनेक्टिविटी का मामला हो, हमने हर बात में पूर्वी भारत पर ध्यान केंद्रित किया है। और पूर्वी भारत पर ध्यान केंद्रित करने में एक राह हम गैस की पाइपलाइन लगा रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि जिन राज्यों में किचन में पीने का पानी टैप से आना भी मुश्किल लगता है, वहां गैस का पाइप तक पहुंचाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और 4 यूरिया फर्टिलाइजर के कारखाने जो पूर्वी भारत में बंद पड़े थे, वहां के नौजवान बेरोजगार हुए थे, वहां का किसान परेशान हो रहा था। हमने नई यूरिया नीति बनाई, हमने गैस सप्लाई की नई नीति बनाई, और उसका परिणाम है कि गोरखपुर हो, बरौली हो, तालचेर हो, सिंदरी हो, ये सारे पूर्व से जुड़े हुए इनके फर्टिलाइजर के कारखानों को पुनर्जीवित करके नौजवानों को रोजगार देना और किसानों को फर्टिलाइजर देना, उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देश में सेना के जवानों के लिए
जवानों के कल्याण के लिए विभाग होता है सरकार में, लेकिन इस देश में जितना महात्म्य जवान का है उतना ही महात्म्य किसान का है। 60 साल में हमने क्या किया है? हमने कृषि के आर्थिक पहलू पर बल दिया है। हमारी कृषि अच्छी हो, कृषि का विकास हो, और इसलिए सरकार का मंत्रालय का नाम भी कृषि मंत्रालय रहा। भाइयों बहनों, कृषि मंत्रालय का जितना महत्व है उतना ही महत्वपूर्ण समय की मांग है किसान कल्याण का भी महत्व है। अकेली कृषि विकास, ये बात ग्रामीण जीवन के लिए, कृषि जीवन के लिए अधूरी है। वो पूर्ण तब होगी जब किसान कल्याण को भी जोड़ा जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, अब भारत सरकार का जो मंत्रालय कृषि मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, वो कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। और आने वाले दिनों में कि कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी, जाकि मेरे किसान को जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ती है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तो सरकार एक स्थायी व्यवस्था के रूप में उसको मदद करने की दिशा में प्रयास करेगा। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में एक काम की ओर मैं ध्यान देना चाहता हूं। आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में करीब 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। आजादी का सूरज, आजादी का प्रकाश, आजादी के विकास की किरणें 18,500 गांव वंचित है। अगर पुराने तरीके से चलते रहे तो शायद इन 18,000 गांवों में खंभा पहुंचाते पहुंचाते, बिजली का तार पहुंचाते पहुंचाते 10 साल लग जाएंगे। देश 10 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सरकार के मुलाजिमों की मीटिंग ली, मैंने उनको पूछा क्या करोगे, तो कोई कहता है साहब 2019 तक कर देंगे, कोई कहता है 2022 तक कर देंगे। बोले घने जंगलों में है, फलानी जगह पे है, पहाड़ों में है, बर्फीले प्रदेश में है, कैसे पहुंचे। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। और मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम इसको करके दिखाएं। और सब राज्यों में ये बाकी नहीं है, कुछ ही राज्यों में ज्यादा बाकी है। अगर मैं उन राज्यों का नाम दूंगा तो फिर मेरी बात को पॉलिटिकल तराजू से तोला जाएगा, राजनीति छींटाकशी होगी। और इसलिए मैं उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। और इसलिए मैं कहता हूं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया लाल किले से ये संकल्प करती है कि राज्यों के सहयोग से, स्थानीय इकाइयों के सहयोग से आने वाले 1000 दिन में 18,500 गांवों में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे देश में जैसे किसान कल्याण एक चिंता का विषय मैंने हाथ लगाया है, उसी प्रकार से जहां से देश को ताकत मिलती है, जहां से खनिज संपदा निकलती है, चाहे कोयला निकलता हो, चाहे बॉक्साइट निकलता हो, चाहे और खनिज संपदा निकलती हो, लेकिन वहां का जो क्षेत्र है उसके विकास के प्रति उदासीनता रहती है। आप वहां के लोगों का जीवन देखो, हमारे देश को तो वो समृद्ध बनाने के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है। और इसलिए हमने जहां से खनिज निकलती हैं वहां के मजदूरों के विकास के लिए
वहां के किसानों के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई है और हर वर्ष करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया उन इलाकों के लिए खर्च किया जाएगा जो ज्यादातर मेरे आदिवासी भाइयों के इलाके में है, मेरे आदिवासी क्षेत्रों में है। कोयला कहाँ है? आदिवासियों के बीच में है। वहां का विकास हो, उस पर हमने काम शुरू किया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में देश को आगे बढ़ाने में हमारी युवा शक्ति का महत्व है और आज मैं घोषित करना चाहता हूं, पूरे विश्व की तुलना में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे युवकों को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवसर देना होगा। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस काम को जब मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं तब मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में पिछले 1 साल में बैंक के लोगों ने बहुत बड़ा पराक्रम किया और जब आप अच्छा करते हो तो मेरी जरा अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे बैंक के मित्र, मेरी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, इसलिए मुझसे नाराज मत होना, लेकिन आप पर मेरा भरोसा है कि आपके छोटे छोटे लोग इस राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और आगे ज्यादा देंगे। मैं आपको एक काम आज देना चाहता हूं। मैं 1.25 लाख बैंक की इकाइयां हैं देश में, 1.25 लाख ब्रांचेज हैं हमारे देश में। इन 1.25 लाख ब्रांचेज को आज मैं एक विशेष रूप से काम देना चाहता हूं। यह वर्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष है, 125वीं जयंती का वर्ष। 1 करोड़ 25 लाख बैंक की ब्रांच है। क्या हमारे बैंक की ब्रांच, ये जो मेरा स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम है उसके और तो योजनाएं बनेगी, लेकिन हर ब्रांच ये संकल्प करे और आने वाले दिनों में पूर्ण करे कि अपने बैंक के ब्रांच के इलाके में हर ब्रांच जहां ट्राइबल बस्ती हो वहां मेरे आदिवासी भाई को, जहां आदिवासी बस्ती नहीं है वहां मेरे दलित भाई को, और हर ब्रांच एक दलित को या एक आदिवासी को स्टार्टअप के लिए लोन दे, फाइनेंशियल मदद करें और एक साथ देश में 1.25 लाख मेरे दलित उद्योगकार पैदा हो। इस देश में ट्राइबल बस्ती में मेरे आदिवासी उद्योगकार पैदा हो। ये काम हम कर सकते हैं, स्टार्टअप को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। और दूसरा, ये 1.25 लाख ब्रांच क्या विशेष योजना महिला उद्यमियों के लिए बना सकती है? 1.25 लाख ब्रांच, 1.25 लाख महिला उद्यमी उनके स्टार्टअप को प्रमोट करे, उनको मदद करे आर्थिक। आप देखिए, देखते ही देखते हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टार्टअप का जाल बच जाएगा, नए उद्योगकार तैयार होंगे, कोई 1 को, कोई 2 को, कोई 4 को नौकरी देगा और देश की आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, देश में जब पूंजी निवेश होता है तो हम एक बात पर आग्रह रखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का काम हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, और उसके लिए
पूंजी निवेश करने वालों को सरकार का आर्थिक विभाग अनेक नई नई स्कीम देता है। इसका अपना महत्व है, उसको बनाए रखना है। लेकिन आज मैं एक नई बात लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे देश में जो पूंजी निवेश हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूंजी निवेश हो, उसमें सरकार की मदद के जो पैरामीटर है, उसमें एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये रहेगा कि आप जिस उद्योग को ला रहे हो उसमें आप अधिकतम लोगों को अगर रोजगार देंगे तो आपको आर्थिक पैकेज अलग प्रकार का मिलेगा। सरकार की सहायता रोजगार के साथ जोड़ करके नई इकाइयों के लिए सरकार अब योजना बनाएगी। देश में रोजगार के अवसर बढ़े, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र है नौकरी। गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता है कि बेटे को नौकरी मिले, और हमने देखा है जब नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो नौजवान किसी को ढूंढता है कि भाई मेरा रेलवे में इंटरव्यू आया है, टीचर में इंटरव्यू आया है, प्यून का इंटरव्यू आया है, ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाओ। विधवा मां भी सिफारिश के लिए जगह सोती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मेरिट से भी ज्यादा इंटरव्यू के कारण व्यक्ति के साथ न्याय और अन्याय के खेल खेले जाते हैं, और कहा जाता है कि इंटरव्यू में फेल हो गया। मैंने अभी तक ऐसे मनोवैज्ञानिक नहीं देखे हैं कि 2 मिनट का इंटरव्यू करे और मनुष्य को पूरा जांच ले। भाइयों बहनों, मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है, एक गरीब मां का बेटा, कम शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, जिसे छोटी छोटी नौकरियों की जरूरत है, क्या उसको इंटरव्यू देना जरूरी है? क्या बिना इंटरव्यू उसको नौकरी नहीं मिल सकती? क्या ऑनलाइन उसकी मार्कशीट के आधार पर, यह तय हो कि हमें 500 लोगों की जरूरत, पहले 500 कौन है? हमें 2000 की जरूरत है, पहले 2000 कौन है? हां, जहां पर फिजिकल फिटनेस के टेस्टिंग है उसके दायरे अलग हो, उसकी पद्धति अलग हो। जहां ऊपर के नौकरियां हैं, जहां पर पर्सनालिटी का महत्व रहता है, एक्सपीरियंस का महत्व रहता है, लेकिन छोटी छोटी, मैं तो देख रहा हूं रेलवे की नौकरी के लिए नागालैंड, मिजोरम से लोग एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए मुंबई तक बेचारे दौड़ते हैं। ये मुझे बीमारी बंद करनी है। मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें, मेरिट के आधार पर दें। देश में से भ्रष्टाचार जो गरीब आदमी को परेशान करता है, उससे उसको मुक्ति मिलेगी, और उसको हमें पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। मेरा देश चैन से सोता है। 125 करोड़ देशवासी चैन की नींद सोते हैं। उसका कारण हमारे देश के जवान सीमा पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं। कोई देश अपनी सेना का मूल्यांकन कम नहीं आंक सकता। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया, उनके लिए भी मेरा देश का हर फौजी, हर जवान, हर सैनिक एक राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की ऊर्जा है। कई वर्षों से कई सरकारें आई और चली गई। वन रैंक वन पेंशन, ये विषय हर सरकारों के सामने आया है। हर सरकारों के सामने प्रस्ताव रखे गए हैं। हर सरकारों ने छोटे मोटे वचन भी दिए हैं, वादे भी किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज
मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं, और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः 1 रैंक 1 पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं, अंतिम दौर में यह दाव तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोजना है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं, और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांततः इस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीटी को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। भारत की आजादी के 75 साल 2022 15 अगस्त को मना करके चुप नहीं होना। आज इसी 15 अगस्त को 2022 15 अगस्त के लिए हमें संकल्प लेना है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांव, हर गांव एक सपना तय करे, संकल्प तय करे कि 2022 को हमारे गांव को इस समस्या से हम मुक्त कर देंगे। 125 करोड़ देशवासी अपने जीवन में 2022 भारत की आजादी के 75 साल हम भी एक संकल्प करें, हर नागरिक एक संकल्प करे कि मैं देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इस काम को करूंगा। एक बार मेरे 125 करोड़ देशवासी एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े तो 2022 का जब सवेरा होगा 15 अगस्त का, हमारे देश के लिए मर मिटने वाले आजादी के सैनिकों, उनकी आत्मा जब देखेगी तो देश ने 125 करोड़ संकल्पों को पूरा किया होगा। 6 लाख गांवों ने 6 लाख सपनों को पूरा किया होगा। शहरों ने, महानगरों ने, सरकार के हर विभाग ने, सरकार की हर इकाई ने एक एक संकल्प लेकर के अभी से जुट जाना है। और हमारा कोई लिटरेचर ऐसा ना हो, हमारी कोई बात ऐसी ना हो जिसमें 2022 15 अगस्त को दोहराया ना जाए, जिसमें आजादी के 75 साल का संकल्प दोहराया ना जाए। एक मोमेंटम खड़ा करना चाहिए। आजादी का आंदोलन भाइयों बहनों दशकों तक चला। आजादी सामने नहीं दिखती थी तो 1910 में भी कोई आजादी की बात करता था, 20 में भी करता था, 30 में भी करता था। दशकों तक एक बात को दोहराया गया, तब आजादी प्राप्त हुई। स्वाभिमानी, गौरवशाली, समृद्ध राष्ट्र के लिए हमें सक्षम भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, सुसंस्कृत भारत का सपना हमें पूरा करना है, स्वाभिमानी भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है। 2022 तक इस देश में कोई गरीब बिना घर के न रहे। 24 घंटे बिजली पहुंचाने की दिशा में हमें सफल होना है। हमारा कृषक सबल हो, हमारा श्रमिक संतुष्ट हो, हमारी महिलाएं सशक्त हो, हमारे युवा स्वावलंबी हो, हमारे बुजुर्ग सकुशल हो और हमारे गरीब संपन्न हो। समाज में कोई पिछड़ा न रहे, हमारे हर किसी को अधिकार समान हो
और पूरे भारतीय समाज में समरसता का माहौल हो। इसी सपने के साथ मैं फिर एक बार आजादी के इस पावन पर्व पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ एक निश्चित रोड मैप के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ 125 करोड़ देशवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Prime Minister Narendra Modi sharing his thoughts and vision for growth and development as we rededicate ourselves to the very idea of India, an India born in its myriad diversity. Hundreds of balloons in the colors of the national flag being released, the final act symbolizing ultimate freedom, this symbolic rising of the collective national aspiration, a clear call that real and meaningful progress is sustainable only if we move ahead together with integrity and honesty, living freedom in its highest value. अब समय है नई ऊर्जा के साथ नए संकल्पों का, देश को आगे ही आगे ले जाने के लिए नए उत्साह से बढ़ने का।